बच्चों, आइए आगे के भाग में अध्याय 5 का आगे का ये भाग है। आइए चलते हैं आगे के भाग में। हम जानते हैं संलग्नता का महत्व क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 12वीं की दृष्टि से यह निरंतर सीरीज चल रही है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। संलग्नता आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद आते हैं संलग्नता का महत्व क्या होता है। पहला महत्व है इसका, यह नई विकसित किस्मों के मूल्यवान गुणों के नियंत्रण में सहायक होता है। यदि हमको नई विकसित करना है, मूल्यवान गुण वाली यदि कोई किस्म विकसित करना है तो उसमें संलग्नता जो है बहुत अधिक सहायक है। दूसरा है, यह गुणसूत्रों पर जीन्स के उपस्थित होने में सहायक होता है। ठीक है, गुणसूत्र में उपस्थित जो जीन्स होते हैं उनमें भी ये बहुत सहायता प्रदान करता है। तीसरा है, यह सभी वांछित लक्षणों के मिलने का निषेध करता है। ठीक, जितने भी वांछित लक्षण मिलने वाले हैं, जो मूल्यवान गुण वाली जो नई संतान या नई पीढ़ी आने वाली है, तो उनके लक्षणों को यह निषेध करता है। तो ये 3 महत्व हैं संलग्नता के, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट में चलते हैं तो आता है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्परिवर्तन होता क्या है। देखिए, ये तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि जीन है तो वो कहीं ना कहीं माता पिता से आए हुए वो लक्षण हैं, उनमें यदि अकस्मात कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो उसी को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। जैसे जीव के शरीर के आनुवांशिक गुणों का निर्धारण जीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जितने भी आनुवांशिक गुण हैं जीव के शरीर के, उनका सभी का निर्धारण किसके द्वारा होता है? जीनों द्वारा। ये जीन पैतृकों से उनकी संतति में पहुंचते हैं। ठीक, जितने भी पैतृक हैं या जनक हैं तो उनकी संतति में ये जीन पहुंचते हैं, परंतु कभी जीव के इन जीनों की संख्या या व्यवस्था में अकस्मात परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, जो जीनों की संरचना है या डीएनए की जो संरचना है उसमें अकस्मात कोई परिवर्तन आ जाता है, और इन अकस्मात परिवर्तनों को ही उत्परिवर्तन कहते हैं। जो जितने भी ये परिवर्तन आते हैं उन्हीं को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन को ही विकास का मुख्य कारण माना है। ठीक, जितना भी विकास होता है वो जीनों के द्वारा जो परिवर्तन हो रहा है उसी को मुख्य कारण इन्होंने माना है। किसने? ह्यूगो डी ब्रीज ने। म्यूटेशन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विपथन, और दूसरा है जीन उत्परिवर्तन या बिंदु विपथन। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे गुणसूत्रीय। जैसे गुणसूत्र में वो कोई उत्परिवर्तन होता है तो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, और जीनों के माध्यम से यदि उत्परिवर्तन होता है तो जीन उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो देखते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन, क्रोमोसोम म्यूटेशन। गुणसूत्रों में स्थित जीन्स की संख्या में तथा उनके व्यवस्था क्रम में, ठीक है, जो जीनों की संख्या है उनमें और उनके व्यवस्था का जो क्रम है उनमें होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न उत्परिवर्तन गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक, जितने भी होने वाले उनकी व्यवस्था में, उनकी संख्या में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन्हीं को हम गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन कहते हैं। ये उत्परिवर्तन प्रायः युग्मक जनन के दौरान होने वाले अर्धसूत्री विभाजन के समय होते हैं। जब युग्मक जनक का
क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन होता है, उस समय ये गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन आते हैं। जैसे ये दिया गया है कि मान लीजिए ये कोई क्रम है जीनों का ABCDEFGHIJKL, ठीक है। अब इनमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये F से J तक ये भाग हट जाता है और ABCDE और KLMNO ये भाग अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो विभाजन में ये कट जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। तो ये जो क्रम है, तो देखिए ये क्रम उल्टा हो जाता है। जैसे ये भाग जो PQRS वाला भाग है और TUVWXY वाला भाग है, इसके साथ FGHIJ वाला भाग आकर के जुड़ जाता है। इसका आशय ये है कि जो इनके बीच का A से E तक और K से O तक जो इनके बीच का जो परिवर्तन है वो ये E से K मिल जाएगा और F से इधर S मिल जाएगा और J से T मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि इनमें जो परिवर्तन हुआ वही गुणसूत्रीय जीनी परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। इसके बाद जीन या बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है। इस उत्परिवर्तन में जीन की रासायनिक संरचना परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। जितनी भी जीन की रासायनिक संरचनाएं हैं वो परिवर्तित हो जाती हैं। इसमें DNA के एकल क्षारीय युग्म भी उत्परिवर्तन को जन्म देते हैं। जितने भी एकल क्षारीय DNA युग्म हैं, है ना, आप लोग 2 कुंडलीय DNA युग्म देखा है, उसमें एक साइड का जो भाग है एकल क्षारीय युग्म, उसमें परिवर्तन हो जाता है, तो वो परिवर्तन बिंदु या जीन उत्परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। DNA में न्यूक्लियोटाइड्स का एक नियमित निश्चित क्रम होता है ना। जो DNA का न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें एक निश्चित क्रम होता है। अब प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह से मिलकर बना होता है, ठीक है। जो पेंटोस शर्करा है, नाइट्रोजनी क्षार हैं और फास्फेट समूह है, उससे मिलकर के ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये बने होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार में आप लोग जानते हैं कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो DNA और दूसरा RNA, 2 होते हैं। तो DNA में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपका हो गया एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। और पेंटोस शर्करा हो गई, पेंटोस शर्करा को है, और फास्फेट समूह हो गया, ठीक। तो इन चीज़ों में यदि वो परिवर्तन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स के इन निश्चित जो क्रम है इनमें यदि परिवर्तन हो रहा है तो वो बिंदु परिवर्तन या जीन उत्परिवर्तन कहलाएगा। अब एक नया सवाल आता है कि वर्णांतर या कलर ब्लाइंडनेस, है ना, जिन बच्चों को या जिन व्यक्तियों को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वो अधिकतर और लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, तो उसी चीज़ को हम वर्णांतर के अंतर्गत दर्शाते हैं। अब इसका पता लगाया था किसने, हॉर्नर ने 1876 में सर्वप्रथम पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन कहते हैं या इसी को कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इसे प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं। वो ये कुछ कलर ब्लाइंडनेस है, इसी को प्रोटॉन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहते हैं, ठीक। वर्णांता में हर पूरी तरह से वो अंधा नहीं होता है, उसमें सिर्फ वर्णांता में कलर पहचानने का जो दोष होता है उसी को हम वर्णांता कहते हैं। खासकर कौन से कलर, लाल और हरा रंग का कलर। इसके बाद आते हैं, यह रोग सभी मानव प्रजातियों में पाया जाता है, ठीक है। किसी में कम होता है, किसी में अधिक होता है। गोरी प्रजाति में लगभग 8% एवं काली प्रजाति में 4% मानव इससे प्रभावित होते हैं, ठीक है। जो गोरी
प्रजाति वाले जो लोग हैं वो कलर ब्लाइंडनेस से 8% प्रभावित होते हैं और जो काली प्रजाति वाले लोग हैं वो 4%। ठीक है, लेकिन इनमें स्त्रियां केवल 1/10 से 1/15 प्रभावित होती हैं। ठीक है, ये जो इनका परसेंटेज है उसका 1/10 और 1/15 लगभग प्रभावित होती हैं जो स्त्रियां होती हैं। इस रोग से संबंधित विभिन्न वंशागतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला है समान पुरुष तथा वर्णांध स्त्री। ठीक है, आगे आने वाली जो संतान हैं उनमें जो वंशागतियों के माध्यम से जो इनके लक्षण पहुंचते हैं वो किस हिसाब से होंगे। तो जैसे सामान्य पुरुष है और वर्णांध स्त्री है तो उनके जो होने वाला जो संतान है वो कैसा होगा, और यदि वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है तो कैसा होगा। यदि सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्री हैं, है ना, वाहक का मतलब ये होता है कि वो प्रभावित नहीं होती हैं लेकिन उनके जीनों में वो चीज़ उपस्थित होती है तो वो आगे आने वाली पीढ़ी को पहुंचा देती हैं। ठीक है, ये वाहक स्त्री हो गई। और वो यदि वर्णांध पुरुष हैं और वाहक स्त्री हैं तो उनके जो आने वाली संतान है वो कलर ब्लाइंडनेस होगी या कुछ उनमें कम कलर ब्लाइंडनेस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है होती हैं। तो पहला हम देखते हैं समान पुरुष तथा वर्णांध स्त्री। जब कोई सामान्य पुरुष किसी वर्णांध स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र कैसे होते हैं, वर्णांध होते हैं तथा सभी पुत्रियां इस रोग के जीन की वाहक होती हैं। ठीक, वाहक का मतलब समझ गए ना, कि जीनों में उनके लक्षण जो वर्णांता के जो लक्षण हैं वो उपस्थित तो होते हैं लेकिन उसके शरीर को वो प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक, तो सामान्य पुरुष और वर्णांध स्त्री के जो संतान होंगी तो वो कैसी होंगी, जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, वर्णांध होंगे, उनमें कलर ब्लाइंडनेस पाया जाएगा। और जो पुत्रियां होंगी उनमें जो है सिर्फ इस रोग के जीन उसमें उपस्थित होंगे जो वाहक का काम करेंगे। ठीक, जैसे ये दिखाया गया है स्त्री और पुरुष XX और XY। अब देखिए सभी पुत्रियां वाहक होंगी क्योंकि सभी ये है और सभी पुरुष वर्णांध होंगे। ठीक, तो ये चीज़ें जो है देखना है। नेक्स्ट में आते हैं वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री। जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे। जितने भी पुत्र होंगे उस व्यक्ति के क्या होंगे, सामान्य होंगे और सभी पुत्रियां वर्णांता के जीन की वाहक होंगी, उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। जितने भी उनकी पुत्रियां होंगी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकिन उनके जीनों में इनके जो वर्णांता के जो केस हैं उनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये वाहक होंगे उनके पुत्रियां और जो पुत्र होंगे वो क्या होंगे, वो सामान्य होंगे। ठीक, ये देखिए, ठीक है, सभी पुत्रियां वाहक होंगी और सभी पुत्र सामान्य होंगे। नेक्स्ट में आते हैं सामान्य पुरुष तथा वाहक स्त्रियां। जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो वर्णांता के जीन की वाहक होती हैं, ठीक है, तो उसके 50% पुत्र वर्णांध्र तथा 50% पुत्र समान होते हैं और 30% पुत्रियां इस रोग के वाहक भी होती हैं तथा शेष 50% पुत्रियां सामान्य होती हैं। ठीक, तो ये जो इनके जो समान पुरुष और वाहक स्त्रियां हैं इनके जो पुत्र होंगे वो 50% तो वर्णांध होंगे, है ना, कलर ब्लाइंडनेस होंगे और सब 50% जो पुत्र होंगे वो सामान्य होंगे। लेकिन जो इस पुत्रियां होंगी वो 30% इस रोग की वाहक होंगी और जो 50% होंगी वो सामान्य होंगी। ठीक है, नेक्स्ट में वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्रियां। वर्णांध पुरुष तथा वाहक स्त्रियां, है ना। एक तो जो वाहक हैं